हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम करंट अफेयर करेंगे 2 एंड 3 नवंबर के। एज यू नो कि अब जो हमारी क्लासेस है वो मंडे एंड वेडनेसडे होती है 2 दिन वीक के अंदर, और इन्हीं 2 दिन के अंदर हमने पूरे वीक के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। पहले हमारी फ्राइडे भी होती थी, लेकिन अब मेंस के लिए काफ़ी प्रिपरेशन चल रही है। हमारी और भी क्लासेस यूट्यूब के ऊपर आ रही हैं जहाँ पे हम आंसर राइटिंग भी कवर कर रहे हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा 1-2 महीने के लिए हमने कम किया है, उसके बाद दोबारा पहले जैसे नॉर्मल हम कर देंगे। खैर, यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, एज यू नो कि पहले हम मेंस वैल्यू एडिशन के बारे में बात करते हैं। एक आधी एग्जांपल या कुछ ऐसा हमें न्यूज़पेपर के अंदर मिलता है जो हम वैल्यू एडिशन कर सके अपने आंसर राइटिंग के अंदर। उसके बाद हम करंट अफेयर के जो प्री कंटेक्स्ट के वो टॉपिक कवर करेंगे। यहाँ पे बात करते हैं पहले हेल्थ की। यहाँ पे बात आती है कि एक टाइप का क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए उन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी, वो हेल्थ के कंटेक्स्ट के अंदर क्या क्या हेल्प कर रही है। तो हमने ये देखा कोविड के टाइम के ऊपर काफ़ी हेल्प भी की, पैसे भी दिए, सब कुछ दिया है ना। उसके बाद बात करते हैं कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर अगर बोला जाता है कि जैसे लेट सपोज यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर वो क्या एफर्ट कर रही है टुवार्ड्स डेवलपिंग कंट्री। यहाँ पे हमें एक इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है, जो अगर हम देखें कि टोन जो यूपीएससी की इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर रहती है, चाहे वो WTO से रिलेटेड और भी सब्जेक्ट के अंदर आता है। यहाँ पे बात तो वहाँ पे आपने एक एग्जांपल कोट करनी है, जैसे रिसेंटली जो वर्ल्ड बैंक ने जो साइन की है किसके लिए, मेघालय हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो इट मीन्स के जो ऑल्दो अमाउंट आपको कोई वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, वर्ल्ड बैंक का जो यहाँ पे मेघालय के कंटेक्स्ट के अंदर, तो हमारा जो 2 टाइप से इसको यूज़ करना है। एक तो भाई स्टेट की हेल्प कर रही है डायरेक्टली, तो बेनिफिट है। दूसरा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा रीजन है जहाँ पे हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहिए, तो आप वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने भी ऐसा किया है। अब बात करें सोशल हार्मनी की दोस्तों, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग लैंग्वेज भी है लोगों की, तो किसी को एक समझ आती है, किसी को नहीं समझ आती है ना। तो इसीलिए जो एक दूसरे का कल्चर सीखना चाहिए हमें। इसी के कंटेक्स्ट के अंदर जो ये 2015 के अंदर स्टार्ट हुआ था। एग्जाम्पल यहाँ पे आपने अगेन कोड करनी है। यहाँ पे डाइवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है पेपर 1 के अंदर, खास करके जो सोसाइटी वाला पोर्शन है अपना। तो वहाँ पे आपने एक एग्जाम्पल कोड करनी। फॉर एग्जाम्पल जो आंध्र प्रदेश है वो उसने पंजाब के साथ पेयर किया। यहाँ पे क्या है, पंजाब के लोग जो है वो कीवर्ड सीखेंगे तेलुगु के अंदर, और जो आंध्र प्रदेश के हैं वो फूड फेस्टिवल यहाँ पे जो अलग अलग पंजाबी डिशेज हैं वो बनाते हैं। तो एक दूसरे के कल्चर को सीखने की यहाँ पे बात हो रही है। खैर, ये चीज़ तो आपको पता है, यहाँ पे कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल आपने एक कोड करनी है। तो क्योंकि देखो जब यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आता है तो हम जनरल लिखते हैं, एक दूसरे की जो लैंग्वेज समझनी चाहिए, हमें डिशेज के बारे में पता होना चाहिए, ये वो सारा बोलते हैं, लेकिन ये एक जनरल आंसर बनता है। वहाँ पे एक एग्जाम्पल कोड करनी जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर को पता लगता है कि आप जो रियल सिचुएशन है उसके अंदर थोड़ा सा आपको आइडिया है। फॉर्मुलाइजेशन ऑफ इकॉनमी, बहुत से अपने गवर्नमेंट के पास लोगों का डेटा नहीं रहता कितने लोग काम कर रहे हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी भी हमें देने में मुश्किल आती है। फिर गवर्नमेंट जीएसटी लेके आई, वहाँ पे बहुत से लोगों ने जीएसटी भरना पड़ा है ना। पहले ब्लैक मनी काफ़ी जनरेट होती है, यहाँ पे डिजिटलाइजेशन हुई तो बहुत से पेटीएम से भी हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम फॉर्मल इकॉनमी की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी ये तो आपने लिख दिया एग्जाम के अंदर। तो यहाँ जैसे डीमोनेटाइजेशन हुई उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला। यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया कि जो इनफॉर्मल इकॉनमी है वो रिड्यूस हुई है बाय 15 to 20% ऑफ फॉर्मल जीडीपी 2021 के अंदर। तो ये आपने बस एक डेटा वहाँ पे कोड करना है, ठीक है। जिससे बहुत सारे एग्रीकल्चर, रूरल एरिया के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर इनफॉर्मल इकॉनमी बहुत ज़्यादा है अपनी इस सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपने कोड करनी है। अब बात करते हैं नेट जीरो एमिशन की। जब बात करते हैं कि 2100 तक हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम एफर्ट करना इतना हो, लेकिन फिर भी नहीं तो 2 डिग्री तो होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। लेकिन खैर ये अचीव होता है नहीं होता देखेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन इसको अचीव करने के लिए पहले क्या है, देखो 2 तरह से। एक तो अपना जो CO2 या फिर कार्बन की बात करें, ठीक है, जहाँ ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें वो रिलीज हो रही हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, दूसरी तरफ अब्जॉर्ब हो रही हैं, 2 चीज़ें हो रही हैं। अभी अगर कोई आपको बोले कि भाई बहुत ज़्यादा CO2 बढ़ रही है क्लाइमेट के अंदर, है ना, उसका रीज़न क्या है कि आपका रिलीज ज़्यादा है और अब्जॉर्ब कम है। अब्जॉर्ब इन द सेंस आप फॉरेस्ट एरिया है वो अब्जॉर्ब करते हैं CO2, वो हम हमारा डिक्रीज़ करते आ रहे हैं। इसके अलावा कार्बन फिक्सेशन से लेके अलग अलग, जैसे अपना ओशियन वाटर जितना वो ठंडा रहेगा वो CO2 को अब्जॉर्ब करेगा, लेकिन वो भी वार्म होता जा रहा है, तो वहाँ से भी CO2 काफ़ी रिलीज़ हो रही है। इट मीन्स कि अभी इम्बेलेंस है काम, है ना। तो यहाँ पे एक तो ये वाला सिनेरियो हो गया जहाँ पे रिलीज ज़्यादा है और अब्जॉर्ब कम है। आप ऐसे ही बना सकते हो एग्जाम के अंदर जैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे करंट लिख देना है, करंट सिनेरियो ये है, ठीक है। यहाँ पे नेट जीरो एमिशन जो है इसके अंदर क्या होगा, आपका अब्जॉर्ब
रिलीज एंड अब्जॉर्ब दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब आपका जो नेट रिजल्ट निकलता है वो 0, ठीक है, यहाँ पे कोई इमिशन नहीं। अचीव क्या करना है, रिलीज जो है हमारा ये भी कम हो, अब्जॉर्ब ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पे धीरे धीरे जो रिलीज है वो कम होता जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है अपनी जो 2100 की कंडीशन। तो ये चीज़ें हैं जो आपने को ध्यान में रखनी है। यहाँ से कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में आपका बहुत अच्छा जो एक आप आइडिया दे दोगे एग्जामिनर को। तो इंडिया ने भी करना है। अब देखो मान लीजिए 2100 है ना, 2100, अगर मान लीजिए हमारा जो नेट जीरो मिशन है ये यहाँ पे 2090 के अंदर जाके आता है, यहाँ पे मतलब हम इक्वल करते हैं, तो उसके बाद हम रिड्यूस बहुत ही, इतना टाइम है ही नहीं रिड्यूस कर पाए। जितनी जल्दी आपका ये होगा नेट जीरो मिशन, मान लीजिए 40 के अंदर कर देते हैं, तो उसके बाद हमारा जो मिशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है जी। अब इसको करने के तरीके क्या है, जैसे हमारा कोल है वो 52% के अराउंड इंस्टॉल कैपेसिटी, उसको कम करें, रीन्यूएबल को इंक्रीज करें, ऐसी चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। तो इंडिया ने बोला कि हम जो नेट जीरो ये वाली जो चीज़ है ये अचीव करेंगे बाय 2070। तो ये प्रधानमंत्री ने अभी रिसेंटली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के अंदर ये बोला है ग्लासगो के अंदर, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा डेटा एक और है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, इंडिया का जो ग्रीन हाउस एमिशन है वो है 3.3 बिलियन टन इन 2018, और ये एक्सपेक्टेड है कि राइज करेंगे। हम अगर कट करते हैं 1 बिलियन टन, ठीक है जी, तो हमारा 2 to 3% जो है ये एब्सोल्यूट एमिशन के अंदर रिडक्शन हो जाएगी। इसके अलावा 5 चीज़ें बोली गई, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले हम जो टारगेट पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा सा इन्होंने अब उसको बढ़ा दिया है। पहली बात की गई 500 गीगावाट जो है नॉन फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी, जो रीन्यूएबल एनर्जी की जब बात करते हैं वहाँ जनरेट करेंगे 2030 तक। पहले 450 की बात हुई, अब 500, तो बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन खैर एक एम्बिशियस टारगेट है। इसके अलावा 50% जो है, ठीक है, रिक्वायरमेंट जो है बाय 2030 हम रीन्यूएबल एनर्जी से आएगी। अब इस कंटेक्स्ट के अंदर आप ये भी देखो कि जैसे पेट्रोल से लेकर डीजल है, ऑल्दो ये इंटरनेशनल मार्केट से लिंक्ड है और वो वहाँ पे जो ओपेक कंट्रीज़ है वो इतनी जल्दी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रही, प्रोडक्शन उनकी थोड़ी सी बढ़ तो रही है लेकिन इतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही, जिसकी वजह से प्राइस भी इसका बढ़ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट भी, एक तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो ठीक है हम सब्सिडाइज कुछ है इसके अंदर करने वाले नहीं है। दूसरी बात, अगर आप ये वाले टारगेट देखोगे तो इसके अंदर भी अगर इंडिया ने अचीव करना है तो पेट्रोल डीजल के दाम जो कम होने की इतनी मतलब आशा नहीं है, ठीक है जी। अगर करेंगे तो फिर ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे तो पोल्यूशन और बढ़ेगा। इस कंटेक्स्ट के अंदर आप देखोगे तो जो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनका ऊपर फोकस किया जा सकता है, CNG वगैरह इनके ऊपर फोकस किया जा सकता है, ठीक है जी। तो आने वाले टाइम में देखोगे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे, इसकी तरीके से हम इसको कर सकते हैं कवर, ठीक है जी। रिड्यूस करेगा इंडिया 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ टू 2030, ये ऑलरेडी बता दिया। इसके अलावा जो पहले हमारा था कि जो एमिशन इंटेंसिटी थी वो 35% हमने रिड्यूस करनी थी, अब इसको 45 कर दिया, ठीक है जी। बाय 2070 इंडिया नेट जीरो के ऊपर आएगा। नेट जीरो बता दिया मैंने आपको क्या है। अगर आप थोड़ा सा और एक आधी एग्जांपल में इसके अंदर कोट करनी, जैसे चाइना है उसने बोला कि नेट जीरो 2060 तक अचीव करेंगे, US है उसने 2050 तक, इंडियन 2070। तो हो सकता है प्री के अंदर मान लीजिए मुझे कोई चांस इसके अंदर मिलता है तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनेगा आपके दिमाग में। कई बार क्या होता है हम इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, हमें ट्राई करना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे बोला जा सकता है कि जो इंडिया का नेट जीरो मिशन है वो इंडिया जल्दी अचीव कर लेगा एज कम्पेयर टू चाइना, जो टारगेट है एटलीस्ट चाइना एंड US। अब ये स्टेटमेंट बन गई, ना उसने बोला 2070 ना बोला 2050 60 कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपने बस टैकल करना है कि भाई पहले जो टारगेट है, टारगेट के हिसाब से US पहले करेगा, दूसरे नंबर पे चाइना और उसके बाद तीसरे पे इंडिया, इन तीनों का कंपेयर कर लेना। दोस्तों UN की क्लाइमेट मीटिंग बहुत जगह होती है। अब क्लाइमेट की वजह से जब क्लाइमेट चेंज होता है तो बहुत ज़्यादा, अगर आप देखोगे ग्लेशियर वगैरह मेल्ट कर रहे हैं, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। इन्हीं जो मीटिंग्स के नाम के ऊपर ग्लेशियर के नाम भी रखे जाते हैं। जैसे अंटार्कटिका के अंदर अभी रिसेंटली ग्लासगो के अंदर मीटिंग हुई तो ग्लासगो ग्लेशियर उसका नाम रख दिया ताकि थोड़ा सा एक अवेयरनेस भी बढ़ती है इससे। अब ये पहला नहीं है, इसके अलावा इससे पहले 8 जो ग्लेशियर थे जिनेवा से लेकर रियो, बर्लिन, ये भी UN की मीटिंग के हिसाब से रखे गए हैं। तो अगर आप देखोगे अंटार्कटिका का एक और ध्यान रखना, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये इमेज जो अपनी न्यूज़पेपर में भी नहीं मिलती, एक रिसर्च डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज है। अंटार्कटिका को इन्होंने 4 क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइड किया, ABCD, ठीक है दोस्तों। अगर हम गेट्स आइस शेल्फ है यहाँ पे ये नाम रखे गए हैं, ठीक है जी। क्वाड्रेंट B है, वेस्ट है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ये ईस्ट है, बस एक वेडल सी का नाम याद रखना है, ये काफ़ी न्यूज़ के अंदर रहता है। एक रॉन
आइस शेल्फ, ठीक है जी। यहाँ पे ये 3-4 चीज़ें, क्योंकि ये न्यूज़ के अंदर लास्ट ईयर इस साल ही मतलब प्रीक से पहले न्यूज़ के अंदर चीज़ें थी। यहाँ पे अब अगर हम गेट्स आइस शेल्फ की बात करें, ग्लेशियर जो इस एरिया के अंदर है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ये वाला एरिया, ठीक है जी। यहाँ पे बहुत से ग्लेशियर, स्टॉकहोम ग्लेशियर है, बाली ग्लेशियर, क्योटो ग्लेशियर, बर्लिन ग्लेशियर। तो यहाँ पे अगर आप देखो इंचियोन, पेरिस, स्टॉकहोम, बाली, क्योटो, बर्लिन, रियो, जेनेवा, ये सारे नाम उसके ऊपर ही रखे गए हैं। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि ये ग्लेशियर रिसेंटली न्यूज़ के अंदर थे, तो अब कहाँ पे? अब ऐसा नहीं किया जैसे कि किसी का नाम ले दिया कि क्योटो जो ग्लेशियर है कहाँ पे, तो आप वहाँ पे वो कंट्री की तरफ भाग लोगे, भाई इसी कंट्री के अंदर होगा, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे और क्या है हमारे लिए? हाँ, लखपति सेल्फ हेल्प ग्रुप वोमेन, ठीक है। ये अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ, पहले नाम याद रखना है, रूरल डेवलपमेंट। देखो दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं, मान लीजिए एक इंसान है, ठीक है जी। अब वो क्या करता है कि कुछ उसने पैसा लेना है बैंक से, इतना वहाँ पे कुछ है नहीं, बैंक भी इतना इंटरेस्टेड नहीं रहती कि कहीं डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, या फिर मनी पूल करनी है, या फिर वहाँ पे कहीं पे इन्वेस्ट करना है, सेविंग करनी है। ये सब चीज़ें जो हैं, ये एक बंदे के बस की इतनी बात नहीं है। तो अब गरीब हो इंसान तो और ज़्यादा मुश्किल आती है ना, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट वर्दीनेस भी बैंक ऐसा देखते हैं, भाई ये कहाँ दे पाएगा। तो अगर कुछ लोग मिल जाएं, ठीक है, और अपनी हेल्प करते जाएं एक दूसरे की, और सेविंग भी उनकी इंक्रीज होती जाए, और उनके पैसे कमाई भी होने लगे, उसको बोलते हैं हम सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है दोस्तों। ये बेसिकली एक इनफॉर्मल एसोसिएशन है लोगों की, ठीक है जी। अब बात करते हैं इसका ओरिजिन की। ओरिजिन दोस्तों, यहाँ पे जो पहले स्मॉल स्केल के ऊपर ओरिजिन हुआ, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन अहमदाबाद में, वहाँ पे जो वुमेन विंग था, उन्होंने बोला कि हमें भी ये सिखाओ सारा काम, ठीक है जी, स्किल हमारी इंप्रूवमेंट करो। तो वहाँ पे थोड़ा सा ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला कंसेप्ट है। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन बनी 1972 के अंदर। उसके बाद नाबार्ड आया, नाबार्ड ने बोला कि ठीक है, अब सेल्फ हेल्प ग्रुप को पैसा भी तो चाहिए, बैंक से अगर हम लिंक कर दे तो बैंक वहाँ पे पैसा दे सकती है। तो उन्होंने इनको बैंक से लिंक कर दिया, और वहाँ पे वो बैंक अकाउंट वगैरह ओपन करवाने स्टार्ट कर दिए। उसके बाद हमने स्टार्ट किया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और इसको बाद में जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2011 के अंदर इवॉल्व हुआ। तो अब रूरल एरिया के अंदर एक इंसान के बस की बात नहीं है, तो ग्रुप जो है, कुछ लोग मिल जाते हैं, उससे बेनिफिट क्या होता है कि भाई उनकी जो ये सारी बैंक से लिंकेज होगी, अगर आपने कोलेटरल फ्री लोन लेना है, ये वो सब ईजिली मिल जाता है। इससे रूरल एरिया के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट होगी। अगर बात करें साइज़ की, तो 10 से 20 एज पर नाबार्ड की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे ये बोला गया कि 10 से 20 बंदे यहाँ पे रहेंगे। लेकिन अब यूपीएससी पूछ ले कि 10 से कम या 20 से कम कभी हो ही नहीं सकते। एक्सेप्शन भी वहाँ पे लिखी हुई है कि जो हिली एरियाज के अंदर है, जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी ज़्यादा है, वहाँ पे जो ग्रुप है, अब इतने लोग तो उतनी, तो 5 लोगों का जो है वो भी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकता है। और ये कोई रजिस्टर जैसे सोसाइटी एक्ट वगैरह कुछ यहाँ पे ज़रूरत नहीं है रजिस्टर करने की। फंक्शन क्या है? फंक्शन पहले ही बता दिया मैंने। जो फंक्शनल कैपेसिटी है, जो पुअर लोगों की, उनको बढ़ाता है। कोलेटरल फ्री लोन लेने में हेल्प करता है। म्यूचुअल डिस्कशन आपस में, है ना। माइक्रो फाइनेंस यहाँ पे दिया जाता है, तो बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। अब जो बैंक से क्रेडिट लेना है, नाबार्ड ने जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर इसकी भी कुछ क्राइटेरियाज या करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। एक तो ग्रुप जो है वो होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब अगर स्मॉल हेल्प ग्रुप है, अब उनका पर्पस एक ही होना चाहिए, है ना, मतलब उनका इंटरेस्ट जो है कॉमन होना चाहिए। अलग अलग इंटरेस्ट है, फिर फायदा नहीं कोई। इसके अलावा जो वो एग्जिस्ट करना चाहिए फॉर एटलीस्ट पीरियड ऑफ 6 मंथ, उससे पहले जब आपने लोन वगैरह लेना है। इसके अलावा क्रेडिट या फिर सेविंग एंड क्रेडिट ऑपरेशन जो है, ठीक है, वो सक्सेसफुली वो कर सकता हो। इसके अलावा प्रॉपर अकाउंट रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन रखता हो। ये कुछ कंडीशंस हैं। अब ये तो चलो हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप समझ आ गया। अब यहाँ पे बात करते हैं इसको और कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लेके आई लखपति सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन स्कीम। यहाँ पे क्या है कि जो रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन है, वो एटलीस्ट 1 लाख पर साल का इतना अर्न करे, हमें इतना एफर्ट करना है। इसके अंदर क्या होगा, सपोर्ट की जाएगी 25 मिलियन रूरल एसएचजी को अगले 2 सालों के अंदर। अब ये सपोर्ट किस टाइप की, यहाँ पे पैसा कैसे कमाएंगे, जब उनके जो लाइवलीहुड के ऑप्शंस हैं उनको डाइवर्सिफाई किया जाएगा। जैसे एग्रीकल्चर से लेके, लाइव स्टॉक से लेके, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ना, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर कुछ कर दिया, ताकि डिफरेंट अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि वो एक्सेल कर पाए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कमाई हो सके। ठीक है जी। अब बात करते हैं SC/ST एक्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली दोस्तों बोला है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उनके पास पावर है
कि कोई भी ऑर्डर को ख़त्म करने की, क्वैश करने के क्रिमिनल केसेस के अंदर जो स्पेशल और वी कैन से द SC/ST एक्ट के अंदर आती हैं। अब ये है क्या, पहले इसके बारे में समझिए, थोड़ा सा आइडिया दिया मैंने आपको कि स्टार्टिंग के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। खैर उसके ऊपर दोबारा आते हैं, लेकिन पहले समझो SC/ST को लोग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, है ना, थोड़ा सा कुछ आपने वर्बल हो गया या कुछ ऐसा बोला कि उनकी कास्ट के बेसिस के ऊपर रिमार्क करते हो, वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी को कम कर रहे हो। अब उनको स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए कि आप कास्ट के ऊपर किसी को ऐसे कमेंट नहीं कर सकते। मान लीजिए आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, तो वो झगड़ा एक ठीक है, वो जिस इशू के ऊपर हुआ वहाँ पे अब बात चल रही है, आपने उसकी कास्ट के ऊपर रिमार्क कर दिया, तो वो एक बात जो डेरोगेटरी कमेंट है बेसिकली, वहाँ पे जो उनकी सेल्फ एस्टीम को हर्ट होता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट लेके आई SC/ST एक्ट 1989। यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बहुत से जो ऑफेंसेस हैं उनकी लिस्ट दी गई जो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ब्रेक करते हैं। और यहाँ पे ये भी बोला गया, जैसे मान लीजिए कोई मामला दर्ज हुआ, उससे पहले वो मेल वगैरह बेल लेके चले गए, वो एंटीसिपेटरी बेल भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगी। अगर पब्लिक सर्वेंट जो है, जो इस ऑर्डर को अबे नहीं करता, उसको भी पनिशमेंट होगी 6 महीने तक। ठीक है, ये था 89। अब उसके बाद 2015 में अमेंडमेंट हुई, यहाँ पे कुछ और कैटेगरीज ऐड कर दी, जैसे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, कुछ आपने कुछ वर्ड बोल दिए, या कुछ एक्ट है जो वुमेन के लिए खास करके, उसके वो चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की गई। इसके अलावा अगर मान लीजिए जो अक्यूज़ है वो अवेयर है दूसरे बंदे के बारे में, इट मीन्स कि उसको उसकी कास्ट के बारे में पता है। अगर मान लीजिए कल को एक बंदे को पकड़ लिया, दूसरा बंदा बोले कि इसने मुझे कास्ट के ऊपर मार्क किया, तो कोर्ट के अंदर चला गया, वो कहता है मुझे कास्ट का पता ही नहीं। अगर कोर्ट को ये पता चलता कि वो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको या कुछ है, तो वो मान के चलेगी कि यहाँ पे वो कास्ट के बारे में भी उसकी अवेयर है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा पहले क्या होता था, कुछ जो सेशन कोर्ट है वही जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्पेशल कोर्ट माना जाता था, लेकिन अब एक्सक्लूसिवली स्पेशल कोर्ट इसके लिए बनेगा। इसके अलावा 2018 के अंदर अमेंडमेंट हुई, तो यहाँ पे जो FIR से पहले इंक्वायरी होती है उसको ख़त्म कर दिया गया, कोई बात नहीं। दूसरी बात, यहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल वो पहले भी था, बीच में थोड़ा सा इशू हुआ था, वो भी एक्सक्लूड कर दिया गया कि एंटीसिपेटरी बेल यहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ठीक है जी, वो अरेस्ट कर सकता है अक्यूज्ड पर्सन को। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर जनरल आइडिया लें कि किसी ने मान लीजिए कोई रिमार्क किया कास्ट के बेस के ऊपर, तो आप सीधा उसको अरेस्ट कर सकते हैं। जो नॉर्मल केस के अंदर लिबर्टीज़ होती हैं वो बहुत इस केस के अंदर कम है, और इसका कई बार मिसयूज़ भी हो जाता है ना। मान लीजिए वो किसी का झगड़ा हो गया, तो दूसरा बंदा कहे कि मुझे इसने कास्ट के बेस के ऊपर ये कहा वो कहा। अब इसका जो इंक्वायरी वगैरह वो भी इसकी नॉर्मल प्रोसीजर की तरह नहीं है, तो यहाँ पे अब्यूज़ बहुत होता है। अगर हम देखें SC/ST एक्ट हम लेके आए थे आर्टिकल 15 के हिसाब से, जो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आपको नहीं करनी, कास्ट के बेस के ऊपर नहीं करनी, इसको हटाने के लिए 17 है अनटचेबिलिटी, एंड 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी है ना लोगों की। तो लेकिन यहाँ पे इसका क्रिटिसिज्म भी होता है, जैसे 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसको ये वायलेट करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को करता है। इसके अलावा किसी को भी आपने जब उठा के अंदर डाल दिया किसी को, तो वहाँ पे भी उसको इतनी नॉर्मल प्रोटेक्शन नहीं दी जाती, तो वो भी आपका 21 के अंदर यहाँ पे जो नो पर्सन डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ऑल्दो ये वाली ऐसा नहीं है कि वेल एस्टेब्लिश्ड क्रिटिसिज्म है, ये एलिगेशंस हैं कि भाई ये को करती हैं, हालांकि कोर्ट ने यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बोला कि हाँ ये वाली चीज़ें करती हैं। खैर हमें अगर मेंस के अंदर लिखना है तो आपने ये थोड़ा लिख सकते हो। इसके अलावा प्री के अंदर क्वेश्चन आया तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि किसके हिसाब से जो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से आर्टिकल हैं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखो, अब ये अब्यूज़ हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम जो है वो कोई हमारे पास पावर है, हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि हम इसके अंदर कोई भी जो ऑर्डर है उसको क्वैश कर सकते हैं। मान लीजिए कोई लोअर कोर्ट ने सज़ा दे दी और सुप्रीम कोर्ट को लगे यार यहाँ पे कास्ट वाला कोई बड़ा एंगल नहीं है, तो हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, वो कर देगी यहाँ पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, एक तो उसको आर्टिकल 142 के अंदर ये पावर है, एंड हाई कोर्ट को सेक्शन 482 जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसके अंदर है। यहाँ पे कंडीशन रखी, मतलब हर केस के अंदर नहीं। पहली बात, अगर कोर्ट को ये लगे कि ये प्राइमरीली प्राइवेट या सिविल इन नेचर है, जो भी एलिगेशंस हैं जो भी है, ठीक है, ऑफेंस है, ठीक है जी। उसके अलावा नॉट बीन कमिटेड ऑन अकाउंट द कास्ट ऑफ विक्टिम। मान लीजिए आप किसी से झगड़ा कर लिया आपने,
ठीक है, वो झगड़ा आपका कास्ट के ऊपर नहीं है। अगर ये कोर्ट को लगता है ना कि अब वो बंदा बाद में एलिगेशन लगाता है इसने कास्ट के कारण मेरे से झगड़ा किया, वो कहता है यार झगड़ा ऐसा नहीं हुआ, इसने हमारा प्रॉपर्टी का कोई रिलेशन था, इशू था, उसके लिए हुआ, कास्ट के बेस के ऊपर कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो अगर ये साबित हो जाता है। दूसरा, इफ कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट वुड नॉट कॉन्ट्रावेंट और डिमिनिश्ड, अगर कोर्ट को लगे कि हाँ अगर हम इसको क्वेश्चन करते हैं उसके तो इससे जो मेजर पर्पस है इस एक्ट का वो डिमिनिश नहीं होता, तब भी ये काम किया जा सकता है। ठीक है, खैर क्रिटिसिज्म तो इसका अभी भी चल रहा है कि यार इसके अंदर बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि कोर्ट को जज करना, है ना, जज भी करना इतना आसान नहीं है। लेकिन इंसान तो गया ना वहाँ पे, वो इतना जो उसके इश्यूज आए उसके अगर केस के अंदर इन्वॉल्व होता है तो वो तो रहेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों भाषा संगम इनिशिएटिव की। रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्टर ने भाषा संगम इनिशिएटिव फॉर स्कूल एंड भाषा संगम मोबाइल ऐप एंड एक बार श्रेष्ठ भारत मोबाइल क्विज ये लॉन्च किया है। PIB के ऊपर ये न्यूज़ है। अब ये सारे कहाँ पे किसके अंदर है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। जब मैंने आपको मेंस का अभी स्टार्टिंग में एग्जांपल भी बताई है कि हमने एक दूसरे का कल्चर समझना है। अब इसके लिए अब छोटा बच्चा वो कैसे समझेगा एक दूसरे की लैंग्वेज, इसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट किए जाते हैं। इसके अंदर एक एफर्ट है भाषा संगम इनिशिएटिव फॉर स्कूल्स, NCERT ने डेवलप किया है। यहाँ पे क्या है 100 सेंटेंस है 22 शेड्यूल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, जो बच्चे को पढ़ने हैं। ठीक है, अब जब पढ़ेगा तो इट मीन्स के जो इतनी लैंग्वेज का उसको थोड़ा बहुत जो बेसिक है नॉलेज होगी, और वहाँ पे जैसे इंटरेक्ट कर पाते हैं हम एक दूसरे के साथ, है ना, अगर किसी की और लैंग्वेज है वहाँ पे इंटरेक्शन जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा ये दीक्षा ऐप के ऊपर भी अवेलेबल है। दीक्षा के अंदर यहाँ पे जो टीचर ट्रेनिंग के लिए ऐप बनाई गई थी हमने, तो बेसिकली यहाँ पे उसके अंदर अवेलेबल है। देन भाषा संगम मोबाइल ऐप भी है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है, MyGov के साथ, और स्टार्टअप है मल्टीभाषी। तो अगर आपको स्टार्टअप के ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि स्टार्टअप के अंदर क्या क्या कुछ किया है, या स्टार्टअप बहुत ज़रूरी है किसी भी कंट्री ग्रोथ के लिए, इवन एंटरप्रेन्योरशिप और लोगों के एम्प्लॉयमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है, तो वहाँ पे आप ये इसको एग्जांपल भी उधर भी कोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी 100 सेंटेंस दिए जाएंगे एवरी डे के अंदर, यूज़ होते हैं नॉर्मल 22 लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, रोमन स्क्रिप्ट एंड उस गिवन लैंग्वेज की स्क्रिप्ट के अंदर हो गए, एंड्रॉयड एंड iOS के अंदर दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा एक बार श्रेष्ठ भारत क्विज ऐप भी होगी। यहाँ पे भी आप डिफरेंट रीजन, स्टेट्स, कल्चर के बारे में चीज़ें होंगी, जहाँ पे आप मोर देन 10,000 क्वेश्चन तो अभी इस क्विज के अंदर है, तो आप जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती जाएगी। इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है, और बाकी लैंग्वेज के अंदर भी विद द टाइम ये हो जाएंगी। एक बार श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं 2015 में जो सरदार पटेल के जो बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर ये लॉन्च किया गया था। इसका पर्पज़ क्या है, स्टार्टिंग के अंदर भी बताया, कल्चरल रिलेशन बनाना। ठीक है, तो इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। आपको IR के अंदर है तो वहाँ पे अगर आपको लगता है कि ये इसको आप फिट कर सकते हो कर देना, अदरवाइज़ ये अपना सोसाइटी वाले के अंदर तो आएगा ही आएगा। ठीक है जी, इसके अलावा बात करते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। ठीक है, उन्होंने अभी रिसेंटली एक प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया है। SCO के बारे में अगर मैं बोलूँ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे ये एक रीजन जो है इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। दूसरा, अफगानिस्तान के कंटेक्स्ट के अंदर भी ये आ सकता है। तीसरा, यहाँ पे मेंबर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इन्होंने एक प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया है। वो प्रोटोकॉल क्या है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत हो रही है, अगर आप देखोगे इंडिया इधर बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, तो डेवलपिंग कंट्री के अंदर काफ़ी ये बड़ा इशू है, उसको कम करना है, उसको कंट्रोल करना है, जितनी हेल्प कर सके हम करेंगे। ठीक है जी, ये प्रोटोकॉल का मेन जो पर्पज़ है। ठीक है, ग्रोइंग मिनास ऑफ जो ट्रैफिकिंग, उसके अलावा उसको एक्सचेंज करेंगे जो भी नेशनल लेजिस्लेशन, मान लीजिए बांग्लादेश है, उसने इंडिया या कोई भी कंट्री है, ठीक है, इसके अंदर इन्वॉल्व है। मैंने आपको बांग्लादेश की जो एक एग्जांपल दी है, ठीक है जी, पाकिस्तान से लेके या कहीं पे भी कोई इन्वॉल्वमेंट है तो वहाँ पे एक दूसरे को अगर इन्फॉर्मेशन हम शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। SCO के बारे में पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल, ये वर्ड याद रखना है। गवर्नमेंट ने आपस में मिलकर बनाया तो इंटर गवर्नमेंटल है, नॉन गवर्नमेंटल नहीं है। ठीक है जी, ये अनाउंस हुआ दोस्तों 2001 के अंदर। अब UPSC पूछती है, मान लीजिए कि ये इन्फोर्स हुआ, ठीक है, यहाँ पे 2001 के अंदर ये इन्फोर्स हुआ, इन्फोर्स नहीं हुआ, इन्फोर्स हुआ 2003 के अंदर, ये आपने ध्यान रखना। अब स्टार्टिंग के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट थी, जहाँ पे जब अनाउंस हुआ वहाँ पे कौन कौन से थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना। ठीक है जी, अब यहाँ पे हेडक्वार्टर की बात करते हैं। अब इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना, तो वहाँ पे आपसे लिखा जाएगा शंघाई है, तो वो आपने चीज़ें ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता होता है कि अल्टरनेटिव ये आएगा ही आएगा। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है या तो ये होगा या वो होगा, दोनों में से एक ऑप्शन वहाँ पे आपको मिल सकता है।
उसके बाद इंडिया एंड पाकिस्तान ने एज ए परमानेंट मेंबर 2017 के अंदर ज्वाइन किया। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट और बन सकती है कि इंडिया और पाकिस्तान ये स्टार्टिंग के अंदर ही मेंबर थे, ठीक है जी, फाउंडेशनल मेंबर थे, वहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। 2021 के अंदर ईरान भी इसके अंदर आ गया। इसके अलावा एक और चीज़ इसकी फेमस है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रैट्स, सीधा रैट्स नाम लिखा जाएगा। ये एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर किसको बिलोंग करती है? SCO को। रोम डिक्लेरेशन, G20 समिट हुआ, उन्होंने एक रोम डिक्लेरेशन अडॉप्ट की। सीधा क्वेश्चन आता है प्री के अंदर, रोम डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? हालांकि मैंने यहाँ पे 3-4 पॉइंट दिए हैं, ये इसलिए दिए हैं थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग और मेंस में अपना आंसर लिखने में फ़ायदा होता है कि भाई डेवलप कंट्री क्या कर रही है हेल्थ के ऊपर, ठीक है जी। रोम डिक्लेरेशन जो है ये क्या है कि जो अभी कोविड का क्राइसिस हुआ तो फ्यूचर के अंदर कुछ ऐसा क्राइसिस ना हो, और डेवलपिंग कंट्री बहुत वीक है, उनकी भी तो हेल्प करनी है हमने, है ना। तो दोनों काम को जो टैकल करेगा ये करेगा रोम डिक्लेरेशन। प्रिवेंटिंग फ्यूचर हेल्थ क्राइसिस, एग्जिस्टिंग जो भी मल्टीलेटरल हेल्थ आर्किटेक्चर है उसको इंक्रीज करें, मिडल इनकम कंट्रीज़ वगैरह या लो इनकम कंट्रीज़ उनकी हेल्प करें, बस इतना याद रखना। हालांकि आपने प्री के लिए सीधा याद रखना है हेल्पिंग, ये हेल्थ से रिलेटेड है। लेकिन हाँ, दूसरा G20 जो मेंस के लिए, वहाँ पे आपको जो जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनके लिए, तो उस कंटेक्स्ट के अंदर आपको पूरा पढ़ना है। गुरु नानक देव बर्थ एनिवर्सरी जो वर्ल्ड पेडेस्ट्रियन डे डिक्लेयर करने की सिफारिश की गई है पंजाब पुलिस द्वारा। बेसिकली यहाँ पे गुरु नानक देव जी जब अपने टाइम में थे तो उन्होंने बहुत कंट्रीज़, जो आजकल कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ट्रैवल किया और वो पैदल जाते थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि भाई आजकल अगर आप देखोगे पेडेस्ट्रियन से लेके, अगर जो बंदा मान लीजिए आपने पैदल जाना है, अब सड़क पे गाड़ियाँ इतनी तेज़ निकलती हैं, भाई साइड पे जगह भी नहीं है, तो आप कहाँ पे पैदल चलोगे? वॉकिंग बड़ी एक ज़रूरी है, हमारी हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, और ये इक्वलिटी भी शो करती है कि अमीर भी है गरीब भी है, दोनों वॉक करते हैं, है ना। ऐसा थोड़ी उसके पास स्किल्स हैं, ये हैं वो हैं, हमारे पास कुछ नहीं। तो वहाँ पे जो एक यही एरिया है जहाँ पे इक्वलिटी को भी शो करता है कि ठीक है वो भी चल रहा है, भगवान ने दिए हैं टांगे और दोनों चल रहे हैं। इसी को प्रमोट करने के लिए इन्होंने बोला कि जो उनकी बर्थ एनिवर्सरी है उसको पेडेस्ट्रियन डे डिक्लेयर कर दिया जाए ताकि थोड़ी सी अवेयरनेस इंक्रीज हो जाए। अब बात करते हैं तो गुरु नानक देव जी, उन्होंने बोला कि ना मैं हिंदू ना मुसलमान, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई कोई भी कास्ट के ऊपर या रिलीजन के ऊपर किसी को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो उन्होंने वननेस का बेसिकली मैसेज दिया और बहुत ही 15 to 16 सेंचुरी के अंदर ट्रैवल किया। उन्होंने जो भी इनकी जर्नीज थी, ठीक है, उनको उदासीस बोला जाता है। इसके अलावा जब जो ट्रैवल किया उनका जो टेक्स्ट क्रिएट की गई, डॉक्यूमेंटेड है जो भी चीज़ें, उनको जन्मसाखी बोलते हैं। ये अपने कल्चर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा 9 कंट्रीज़ हैं अप्रॉक्सीमेटली, उनके नाम दिए हैं जहाँ पे उन्होंने ट्रैवल किया। उनके साथ थे भाई मर्दाना जी जो उनके साथ रहते थे, ठीक है जी। इसके अलावा अब इसी वॉकिंग को आपने एक जो एसेंशियल पार्ट बना दिया, इसीलिए जो गुरुद्वारास के अंदर परिक्रमा जो है ये सारी होती है, ठीक है दोस्तों। मोटिव बिहाइंड क्या है मैंने ऑलरेडी बता दिया, अवेयरनेस है, रोड सेफ्टी फॉर पेडेस्ट्रियंस, ठीक है, वॉकिंग बेस्ट वे, ठीक है, जो इक्वालिटी अमंग ऑल कन्वे करता है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो उनका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं 1469। अब यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है जब गुरु नानक देव जी थे उस टाइम पे, जब आप कल्चर अपना प्रिपेयर करोगे उस टाइम पे और कौन कौन से थे जो इसी टाइम के ऊपर कंटेम्प्रेरी थे इनके, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे इनका राय पोहे की तलवंडी जगह का नाम है, ननकाना साहब लाहौर, वहाँ पे जन्म हुआ। उसके अलावा उन्होंने बोला था ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान, लेकिन फिर भी उनका जो बॉर्न थे वो उनके पेरेंट्स से वो हिंदू को बिलोंग करते थे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे वो गए अपना, उनके नाम ये चलो पहले भी हमने अभी कर लिए। उसके बाद उन्होंने सेकंड गुरु को अपॉइंट किया जिनका नाम था भाई लहना। उसके बाद गुरु अंगद देव जी उनका नाम रखा गया। इसके अलावा उनकी जो डेथ हुई 1539 करतारपुर के अंदर। तो ये आपको चीज़ें हैं यहाँ पे देखो, करंट अफेयर के अंदर आपको एक टॉपिक दिख रहा है, वो एक चीज़ दिख रही है, लेकिन यूपीएससी उसी चीज़ को अलग तरीके से देखती है। अगर मैं यही टॉपिक लूँ, अब यूपीएससी कैसे देख रही है, अच्छा ये टॉपिक आ गया न्यूज़ के अंदर हमने पढ़ लिया, यूपीएससी देख रही है अच्छा ये है, पहले तो उसने पूछ लिया लोकेशन कहाँ कहाँ पे ट्रैवल किया, ठीक है। दूसरा उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई इनके कंटेम्प्रेरी कौन थे। तो बेसिक जब आप पढ़ते हो तो ये टॉपिक को मार्क करना है और उसके साथ आपने कंपेयर करना है इस टाइम पे कंटेम्प्रेरी कौन कौन थे, तभी अपना बेनिफिट है दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से अगर आप पढ़ोगे तो आप देखना बहुत अच्छा आपका जो ईजी रहेगा आपके लिए बेसिकली जो एग्ज़ाम देना। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।